अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ और इसमें पाकिस्तान के हवाले से अहम फैसले लिए गए। जो बुनियादी नुकता है कि पाकिस्तान को अगर तवक्को थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, शायद वो तवक्को पूरी नहीं हुई। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है, लेकिन शहबाज दो तीन अहम एस्पेक्ट हैं। देखें, 27 नुकाती प्लान जून 2018 को पाकिस्तान को दिया गया था और उसमें से जो 26 नुकात हैं, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहना है कि पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद किया है। जो फरवरी में हमने डिस्कस भी किया था, जो 3 रिमेनिंग पॉइंट्स थे, उसमें से 2 में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेस की है, बड़ी तारीफ की है। वो 2 नुकात क्या हैं, नाजरीन की सहूलियत के लिए वो बता भी दें। एक तो था कि जो नामजद शिद्दत पसंदों या जो उनके लिए या उनकी जगह काम कर रहे हैं, उन पर माली पाबंदियां लागू करना। दूसरा यह था कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ तहकीकात और मुकदमात और उन अफराद या इदारों को टारगेट करना जो उनकी जगह काम कर रहे हैं। मतलब ये 2 नुकात उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। जो आखिरी नुकता जो रह गया है, जिस पे कहते हैं कि पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, वह है दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ मुतनासिब या मुकम्मल पाबंदियों की सूरत में कार्रवाई शामिल है। ये तो हो गया एक पाकिस्तान की तारीफ वाला पहलू। आखिरी पहलू को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। ये जो तारीफ भी कर रहे हैं ना, जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है कामरान, वो यही वाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपका जो बाकी 27 में से एक पॉइंट जो आप कहते हैं बाकी रह गया है, टू डेमोन्स्ट्रेट के दैट टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस, कि जो आप टेररिज्म का केस तो आपने पकड़ लिया, लेकिन वो जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जैसे अभी लाहौर में हुआ है, तो किसी ने उसकी फंडिंग तो की है ना। वो जो फंडिंग जिसने की है वो कौन है, उस फंडिंग वाले को पकड़ो और उसको सजा दो। ये अभी बाकी रहता है। और फिर आगे कह रहे हैं कि ना सिर्फ उसको पकड़ो, फिर उसको सजा दिलवाओ। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये कहने वाला था, सीनियर लीडर एंड कमांडर्स ऑफ द यूएन डेजिग्नेटेड। अब ये बता दें वो कौन से हैं। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल में ये बता भी दें और ये चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कौन कौन से लोग इस वक्त यूएन डेजिग्नेटेड जिन्हें आप दहशतगर्द और ये इससे जो कामरान ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये आपसे रिलेटेड है। ये फॉरेन पॉलिसी का इशू और ये इकोनॉमी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का इशू नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा एक फोकस जो इनकी मीटिंग्स होती हैं एफएटीएफ से पहले, जो पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है कि तालिबान के खिलाफ आप एक्शन लो, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लो, आप लश्कर तैयबा के खिलाफ एक्शन लो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक्शन लो, जमात उद दावा के खिलाफ एक्शन लो और फलाह इंसानियत फाउंडेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमेशा दबाव रहा है। और ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यह हमेशा कहा कि अमेरिका और भारत ने यहां से हमें एफएटीएफ की साइड से घेर के पकड़ा हुआ है और इसीलिए आप बावजूद इसके कि आप 26 के ऊपर अमल कर चुके हैं और अभी भी आप ग्रे लिस्ट। लेकिन इसके अंदर जो बाकी ग्रोह को तो छोड़ दें, ग्रुपों को, जिस तरह आपने अफगान तालिबान का जिक्र किया और हक्कानी नेटवर्क का, अब उनके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे कि पूरी दुनिया उनको रिकग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ी बात जाहिर है कि आपने भारत का नाम लिया कि भारत इसमें यकीनन शामिल है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की भी कोशिश करता रहा है। लेकिन अब ये खबरें, बल्कि इसकी तस्दीक हो चुकी है कि खुद जो भारतीय हुकाम हैं वो अफगान तालिबान से उनकी मुलाकातें हुई हैं दोहा में, हक्कानी नेटवर्क भी इसी तरह से। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी आयरनी भी है यहाँ पर कि पाकिस्तान को जिनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, दूसरी तरफ वही फोर्सेस जो हैं वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये तो चलें डिबेटेबल पॉइंट है। अब जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में इसके अंदर है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बल्कि जिसका खदशा था कि एक और नया एक्शन प्लान अब पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो उस पर अगर आप रोशनी डालें। ये बिल्कुल आपने ठीक है। ये मैंने कुछ अर्सा पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर भी की थी कि बात जो है इस वक्त सिर्फ 27 नुकाती जो प्लान है एफएटीएफ का, उस तक महदूद नहीं है। जो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि एक रीजनल बॉडी एफएटीएफ की तरह होती है और पाकिस्तान जो है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है। तो एपीजी उसने सेपरेट पाकिस्तान की म्यूचुअल उसने एक एवेल्युएशन शुरू की हुई थी। उसके नतीजे में जो प्लान बनेगा उसकी वजह से पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा। और ये वही एग्जैक्टली चीज अब कामरान हुई है। एक तरफ तो हमने 26 पॉइंट्स पे अमल दरामद कर लिया और दुनिया की शाबाश भी ले ली, और इसके साथ ही नाजरीन हमें आज एक नया एक्शन प्लान जो है वो थमा दिया गया है। और इसके साथ जो एफएटीएफ की प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डेडलाइन नहीं दी गई इस दफा कि पाकिस्तान को कब तक इस एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करना है। वो आज उसको एक सेपरेट क्लैरिफिकेशन हुकूमत ने भी दी है उसके हवाले से। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला जो एक्शन प्लान है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान ने काम करना है दूसरे ममालिक के ताउन के साथ। तो पाकिस्तान ने जो भी यहाँ पे प्रोग्रेस दिखानी है उसमें कामरान
जो रोल होगा, जो कलीदी किरदार होगा कि दूसरे ममालिक की तरफ से हमें जो रिक्वेस्ट आती है हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले को उठा लीजिए, एनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन बाय अमेंडिंग दी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लॉ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल बरतानिया से पाकिस्तान को दरख्वास्त की जाती है कि हमें इस केस में जो है आपकी हेल्प चाहिए तो हमारी मदद करें। पाकिस्तान का जो इस वक्त का कानून है उनके ख्याल में उसमें जिस तरह की उनको बरतानिया को किसी भी दुनिया के मुल्क को मदद चाहिए तो आपको मिलती नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंटली जिसका हम थोड़ा सा पहले भी जिक्र कर चुके हैं और ये नए एक्शन प्लान में आ गया है, डेमोन्स्ट्रेट दैट असिस्टेंस इज बीइंग सॉट कि उनसे मदद दी जाए फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन इंप्लीमेंटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 1373 उसके अंदर जो इन्होंने डेजिग्नेट लोगों को किया हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान को डेमोन्स्ट्रेट करना एक दफा फिर दुनिया को दिखाना है कि जो इसकी ऑन साइट इंस्पेक्शंस होती हैं और ऑफ साइट सुपरविजन होती है और जो स्पेसिफिक रिस्क हैं, जो खतरात हैं एसोसिएटेड विद डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये कामरान बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जो कहने के तो ये एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है DNFBP। इसके अंदर फॉल कौन करता है, किसकी सुपरविजन होनी है, किसकी ऑन साइट इंस्पेक्शन होनी है, वो जरा नाज़रीन हम अगर बता रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो रियल एस्टेट के जो एजेंट्स है पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, अब उनके ऊपर फोकस आने वाला है। दूसरा वो जो डीलर्स है जो प्रीशियस मेटल्स में जैसे अब ज्वेलर्स हैं उनके ऊपर फोकस आएगा, उनकी जो ज्यादा स्क्रूटनी होगी, उनकी ज्यादा उनके काम की छांटी होगी। इसी तरह जो लॉयर्स हैं, दूसरे लीगल पर्सन्स और लीगल प्रोफेशंस हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। और फिर कामरान जो इंपॉर्टेंटली इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी, तो ये जो DNFBP है ना, इसके तहत उनकी ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। और हमें फिर वही दोबारा कि ऑल जो लीगल पर्सन्स और लीगल अरेंजमेंट्स हैं, अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है, जो बेनिफिशियल ओनरशिप है, आपको पता है कि बेनिफिशियल ओनरशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है खासतौर पर पनामा लीक्स के बाद कि जायदाद किसकी है, उसका हकीकी वारिस कौन है। तो उस तनाजुर में अगर आप इसको देखें तो आपके इर्द गिर्द जो इस वक्त घेरा है ना वो फैल रहा है। और जो इंपॉर्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट एन इंक्रीज इन मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, एक हमारे आपने ट्रेंड देखा है कि एक हम बात करते थे कि पाकिस्तान का हर वफाकी वजीर उठता है और किसी के ऊपर वो इल्जाम लगा देता है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इतने लाखों डॉलर और पाउंड मुल्क से बाहर भेजे। दुनिया वो देख रही होती है, वो चीजें आपकी मॉनिटर हो रही होती हैं और इवेंचुअली फिर वो इस तरह के एक्शन प्लान में आपके ऊपर वापस आके आपको हिट करती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में हमने दुनिया को दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स which is more important continue to be restrained and confiscated in line with Pakistan's risk profile। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स जो हैं, तो फिर उनको आप कॉन्फिस्केट करो। तो मेरा नहीं ख्याल आज तक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको कुछ आपने सुना है कि नैब ने फाइनली कोर्ट ने जाके कहीं से रिकवरी कर ली हो, तो वो एक बहुत बड़ा केस है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पहलू है, देखें जाहिर है कि जो हमारी तरफ से जो तज्जिया भी आएगा या लोग जो कहेंगे कि शायद ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बिल्कुल है। मेरी एक फॉरेन ऑफिस के भी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो इशू है कि फैटफ में कौन कौन, देखें अमेरिका जाहिर है कि अफगानिस्तान में उनके अपने इंटरेस्ट हैं, प्रेशर टैक्टिक के तौर पे यूज़ करता है। फ्रांस उसका बड़ा कलीदी किरदार है, उसके आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो वो यकीनन वो आपको यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारी डिप्लोमेसी के लिए चैलेंज भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये हाईएस्ट लेवल पे आप खुद अंडरटेकिंग देते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये जो 6 नई शराइत पर अमल दरामद करने का कहा है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने खुद कमिटमेंट दी है। जब आप खुद कमिटमेंट देते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास हमारे जो सिस्टम में इस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। अब क्वेश्चन इसमें यह है कि हम अपने जो डिप्लोमेटिक कार्ड्स हैं वो कैसे खेलते हैं। कहते हैं ना कोई भी ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं उसमें डिटर्मिन करती हैं आपके बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं दुनिया के साथ। अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं हैं तो मल्टीलैटरल फोरम्स पे आपको नुकसान होगा। यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उसका आपको नुकसान होगा और मुझे लगता है कि उसका आपको नुकसान। अच्छा कारण ये तो एक हो गया जो आपका FATF का, इस पे अभी अब प्रोग्रेस आगे भी हुकूमत को काम करना पड़ेगा। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो भारत के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर के इशू के हवाले से, उसको भी थोड़ा सा अगर हम टच कर लें उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट क्या है। जो अगस्त 2019 में भारत ने उसका एक यकतरफा एक फैसला था, उसका जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का खत्म कर दिया, तो उसके ऊपर क्या फर्दर कोई प्रोग्रेस हुई है, जो मीटिंग हुई है? देखिए एक तो जब सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि ये पहला एक इनिशिएटिव था भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 5 अगस्त 2019 को कि उन्होंने जो कश्मीरी वहां पे क़यादत और
ज़्यादातर वो प्रो इंडियन या भारत नवाज क़यादत कहते हैं। वो अलग बात है कि जो 14 जमातों के लीडर्स वहाँ पे शरीक हुए, मेजॉरिटी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कई माह तक गिरफ्तार रहे और उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया। तो ये तो पहला एक था कि उन्होंने रीच आउट किया है। अब उससे पहले भी बातें हो रही थी कि इसका पर्पस क्या है, क्या कश्मीर के जो खसूसी हैसियत है उसको बहाल करेंगे, क्या करने जा रहे हैं। जो इस मीटिंग की आउटकम है उसमें तो जो भारतीय हुकूमत है उन्होंने ये कहा है कि इमीडिएटली जो कश्मीर की रियासत की जो हैसियत है उसको हम बहाल नहीं करने जा रहे, क्योंकि भारतीय सरकार ये कहती है कि उससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर हल्का बंदियां करने की ज़रूरत है और जो सो कॉल्ड उनके स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम जो है स्टेटहुड जिसे वो कहते हैं उसकी तरफ जाएंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है, जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं कि कश्मीर की जो हैसियत है उसको रियासत के तौर पर देखते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आर्टिकल 370 उन्होंने ख़त्म किया तो उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, यानी कि पाकिस्तान के अगर अल्फाज में उसको समझाने की कोशिश की जाए कि विफाक के ज़ेर इंतज़ाम उन्होंने कर लिया और उसको बाद में उन्होंने रियासत में जब हालात बेहतर होने कन्वर्ट करना ही करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए फेस सेविंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि बेशक अमेरिका जो भारत है वो 5 अगस्त 2019 वाली पहली पोजीशन पर ना भी जाए, लेकिन अगर एक रोड मैप भी दे दे, एक कमिटमेंट दे दे कि हम उसका जो रियासत की जो हैसियत है उसको बहाल करेंगे, तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो क्या ये वो इंडिकेशन है, एटलीस्ट जो रिएक्शन है पाकिस्तान की तरफ से। आज वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनका ये मानना है कि ये एक PR एक्सरसाइज है, ये एक ड्रामा है और इसको पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है, इवन के जो भारत नवाज कश्मीरी लीडर जो मिले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, उन्होंने जो वहां पर मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़ी इंकरेजिंग साइंस हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, ये वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती ने खास करके कहा कि अगर भारत अफगान तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से बात करने में क्या हर्ज है। तो ये जो APC हुई है इसकी ना सिर्फ डोमेस्टिक इंप्लीकेशंस हैं, बल्कि इसको ओवरऑल रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, उसमें पाकिस्तान भारत ताल्लुकात, उसमें अफगानिस्तान और इवन उसमें बाइडन इंतजामिया का किरदार भी शामिल है। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ब्रेक से पहले जिसका जिक्र किया, एक कश्मीर के ऊपर जो APC मोदी सरकार ने बुलाई, उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है FATF। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्काइप पर एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। तो एजाज साहब, आपने भी FATF की आउटकम देखी है। एक तरफ पाकिस्तान के इकदामात की जो 27 नुकाती प्लान था, 26 पर हमने अमल दरामद कर लिया, तारीफ की गई है, लेकिन साथ ही हमें एक और 7 नुकाती एक्शन प्लान दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे। नंबर 1, क्या आपके ख्याल में ये एक मुतवक्के फैसला है? और नंबर 2, क्या आपको इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल रीजंस नजर आती हैं इंस्टेड ऑफ टेक्निकल कोई इशू है इसके अंदर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमारी तवक्को यही थी कि हम इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी कहा था। अभी मैं हमाद अज़हर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उससे भी साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाकी मुल्कों से बल्कि बढ़कर पूरी की। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का अमल जो है उसमें तो ये मौजूदा हुकूमत तो अपने मैंडेट की वजह से भी बढ़ चढ़ कर इसने काम किया और करना भी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है। हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट सारी पूरी की हैं और इस वजह से ग्रे लिस्ट से पीछे नहीं गए बल्कि आगे निकलने की उम्मीद थी। दूसरा, इसका जो आपने भी थोड़ा इशारा किया कि एक सियासी और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है जो हम बड़े अरसे से कहते आए हैं कि वो भी बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है। बहुत अरसे से हमने, जब इसको मैं भी किसी हद तक इसमें थोड़ा एंगेज एक दो वक्त में रहा, यही महसूस किया कि हिंदुस्तान और उनके साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने ये पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो UN की सैंक्शंस लिस्ट पे हैं, लेकिन वो घूमते हैं, मनी लॉन्ड पैसे जमा करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा
इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये उनका बड़ा पुराना एक मंत्रा था, जबकि हकीकत यह है कि नेशनल एक्शन प्लान जो पाकिस्तान का था उसके तहत पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये है कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया था जो ज़रब अज़ब और उसके बाद किया था, लेकिन इस मौजू पर भी बहुत काम किया। इसलिए नहीं कि दुनिया की तरफ से ये दबाव था, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक एहसास हो गया था कि हमने अपनी सरजमीन को किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के लिए खुला नहीं छोड़ना और हमने उसके ऊपर काबू पाना है। ये पाकिस्तान की ये जो काविशें थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेररिस्ट फाइनेंस के हवाले से, मेरे ख्याल में इसकी पजीराई की जानी चाहिए थी। थोड़ा अफसोस हुआ मुझे भी जाती तौर पर कि इतनी मेहनत हम करें और फिर आप उसका सिला वो ना दें, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत मुझे तो जो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था महादजा साहब की, मुझे तो लग रहा था कि मुसम्मम है और इंशाअल्लाह ये बकिया भी जो कोई सियासत हो रही है थोड़ी सी, उसको भी इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि डील कर लेंगे। एजाज चौधरी साहब, अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई कर लें, अब जो अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है और पाकिस्तान से जो डिमांड है कि उसको यहाँ से कोई बेसिस मिल जाएं, तो क्या उस चीज़ का आप समझते हैं कि इससे भी कोई लिंक है कि एक तरफ तो हमें 26 पॉइंट्स के ऊपर शाबाश मिल गई और साथ हमारे हाथ में 6 और पॉइंट्स पकड़ा दिए, भाई इसके ऊपर भी अमल दरामद करें। डू यू सी अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द डिमांड ऑफ द यूएस एंड द FATF डिसीजन? आई डोंट सी ए डायरेक्ट कनेक्शन। वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था वो ये है कि पाकिस्तान को वो दबाव में रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने उनके मामलात हैं उनके लिए वो साजगार रहे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान का ये मसला है और आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्टिव वही था। उसी ने अमेरिका को भी बहुत कहा कि आप 1373 जो सैंक्शन रजीम है उसके तहत जो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, अंसर हैं जो उसमें आए हुए हैं, कुछ ऐसे ग्रोह हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, उनको आप उनकी मॉनिटरिंग ज़रा ज़्यादा सख्त की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की टीमें आती रही हैं पाकिस्तान के लिए, उस मैदान में भी वो टीमों का अगर आप रिपोर्ट देखें, मैंने देखी रिपोर्ट्स, वो बड़ी इत्मीनान का इजहार करके गए हुए हैं। तो सियासत तो नजर आ रही है पीछे। अब अफगानिस्तान के हवाले से कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में मजीद तावन करे इसलिए अमेरिका दबाव डाल रहा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान बहुत तावन कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जितनी भी अभी तक पेशरफ्त हुई है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की वजह से हुई है, क्योंकि पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे और कोशिश करके तालिबान को भी राजी किया और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात भी हुए, उसके नतीजे में एक एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद कम था, ये स्लो था। उसकी वजूहात हैं, वो मैं आपसे बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये इस वक्त मौजू एजाज साहब वजूहात पे यकीनन ये एक सेपरेट इशू अफगानिस्तान वाला जरूर बात करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब एंड गेम होगी तो पता चलेगा कि क्या होता है। कश्मीर के ऊपर भी जरा बात कर दी है। कल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो भारत नवाज जमातें हैं उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसकी जो आउटकम है, भारत अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो स्टेटहुड या जो कश्मीर की जो रियासत की हैसियत है उसको वो बहाल करने जा रहे हैं। अब इसमें एक तो वजाहत करें कि अगर वो कश्मीर की जो रियासत की हैसियत है उसको बहाल करते हैं, क्या इसका मतलब आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना है या इन दोनों को हमें सेपरेटली देखना चाहिए? बिल्कुल सेपरेटली देखना चाहिए। देखें, इस वक्त पिछले जो 1.5-2 साल में मोदी हुकूमत ने कोशिश की कि कश्मीर की शनाख्त को ही ख़त्म कर दिया जाए। वो तो लगता है कि हुकूमत को अंदाज़ा हो गया कि इसमें वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पूरी कश्मीरी क़यादत बशमूल हिंदुस्तान नवाज धड़ों के वो इस बात पर मुसिर थे कि कश्मीर की शनाख्त जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो स्टेट को रेस्टोर करना तो मजबूरी बन गई है मोदी सरकार की, लेकिन वो किस तरह की हालत में रेस्टोर होगी, किस शक्ल में आएगी, यहाँ पे वो आर्टिकल 370 आता है। देखिए, आर्टिकल 370 पे मेरी इतला के हिसाब से इस वक्त जो बातचीत कल हुई है उनकी आपस में, उसमें आर्टिकल 370 पे बात नहीं हो सकी क्योंकि वो अदालत में है, मामला सब जुडिस है। अच्छा, आर्टिकल 370 अगर रेस्टोर होता है तो फिर तो स्टेट पूरी ऑटोनॉमी के साथ वापस बहाल होती है, यानी दिफा, खारजा अमूर और मुआसलात को छोड़ के हर मामला कश्मीर की रियासत जो है वो खुद हैंडल करेगी। लेकिन आर्टिकल 370 की बात नहीं, उससे जो नीचे दर्जा है कि रियासत को बहाल कर दिया जाए, तो रियासत यानी यूनियन टेरिटरी की बजाय वापस चली जाए, वो एक सियासी मसला है जिसमें आईनी तरमीम दरकार होगी और मोदी हुकूमत को
अपनी अपोजिशन को साथ लेकर चलना होगा। जिसका मतलब यह है कि उनकी वहां पे भी ये उनको सुबकी का एहसास है कि भाई हम वो कह सकते हैं कि आपने वो कदम क्यों उठाया जो आप उसको तोड़ तक पहुंचा नहीं सकते, आखिर तक नहीं ले जा सकते थे। तो ये आर्टिकल 370 की कामरान साहब कोई वहां पे डिस्कशन अभी नहीं है क्योंकि सब्जुडिस है, लेकिन जो रियासत को वापस करने के लिए, लेकिन इस वक्त उसका सिर्फ इंडिया दिया है, कोई कमिटमेंट नहीं मुझे नजर आ रही, उस वक्त सिर्फ इंडिया दिया है। अच्छा एजाज चौधरी साहब, अगर ये लेस देन आर्टिकल 370 है और उससे फिर भारत को क्या मिलेगा और पाकिस्तान का जो एक ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव होगा? और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर आपने 370 को रिस्टोर नहीं भी करना तो आप हमें एक फ्रेमवर्क दे दें, तो आपको लगता है कि ये जो कल वाली जो मीटिंग थी ये उस तरफ भी एक स्टेप हो सकता है? मैं ये समझता हूं कि कामरान साहब इवन स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के ऊपर भी अभी पूरी तरीके से कोई कहा नहीं जा सकता। अभी तो ज्यादा जो तवज्जो ये थी कि भाई आप इलेक्शन कराएं, और लेकिन इलेक्शंस उस वक्त होंगे जब डीलिमिटेशन यानी हल्का बंदी हो जाएगी, और हल्का बंदी पे इतला ये है कि नए हल्के जम्मू के इलाके में बनाए जा रहे हैं ताकि जो एक मुसलमान अक्सरियत जो शनाख्त है कश्मीर की उसको तब्दील किया जा सके। वैसे भी आपको पता है कि आर्टिकल 35A के खत्म होने के बाद से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग यहाँ पे आबादकार किए जा चुके हैं। तो जब तक इलेक्शंस होंगे ये डीलिमिटेशन खत्म करके और ये सारा सिलसिला करके, तो लगता है कि मुसलमान अक्सरियती शनाख्त जो है कश्मीर की उस पर कोई कारी जरब पड़ सकती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा जी रियासत को हम वापस उसको लेकर आते हैं। वो हॉलोड आउट यानी एक खला वाली रियासत होगी, एक खौल होगा जिसके अंदर आज़ादी जो ऑटोनॉमी है वो नहीं मिलेगी। अब ये सब फिर किया क्यों जा रहा है? अगर ये सब अभी नहीं होना था तो इससे क्यों किया जा रहा है और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? आपका सवाल था, मैं दोनों के जवाब देता हूँ। किया इसलिए जा रहा है मोदी साहब की तरफ से कि उन्होंने ये देखा कि भाई कश्मीरी तो सारे के सारे ही हमसे मुतनफ़र हो गए, हत्ता कि जो हिंदुस्तान नवाज भी थे। तो ये एक किस्म का उन्होंने दाना डाला है कश्मीरियों को दोबारा तकसीम करने के लिए कि जो आज़ादी पसंद है वो अलहदा हो जाएं और जो हिंदुस्तान नवाज हैं वो अलहदा हो जाएं। जो हिंदुस्तान नवाज क्राउड है उसके अंदर भी डिवीजन है। आपने देखा है कि महबूबा मुफ्ती PDP की और है थिंकिंग, जो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और है, मुजफ्फर बेग हैं, सजाद लोन हैं, इन लोगों की जरा थोड़ी और थिंकिंग है। तो उसमें भी कोई एक राय कथा कलामी होती है। हमारे पास वक्त कम है, मैं आखिरी सवाल आपसे अगर क्विकली अगर आप जवाब दें तो जो आप कह रहे हैं कि जो कल की APC हुई है उसके अंदर आपको कोई ये इंडिकेशन नहीं मिलती कि शायद उसका नतीजा हो कि ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये जो टॉक्स चल रही हैं, क्योंकि कल फारूक अब्दुल्ला ने भी और महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि ये इनकरेजिंग रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान और भारत खुफिया तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि भारतीय सरकार डोमेस्टिकली ये तासुर तो नहीं देगी कि हम इसलिए मीटिंग बुला रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई कंसेशन देनी है। तो क्या आपको कोई लिंकेज नजर नहीं आती? आपके ख्याल में वो प्योरली डोमेस्टिकली ये काम कर रहे हैं? नहीं, प्योरली डोमेस्टिकली एक तो वो डोमेस्टिक एंगल तो बड़ी अच्छी तरह से बात कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह तरीके से ये कह दिया था कि हम जब तक कश्मीर की शनाख्त वापस नहीं आती, स्टेट वापस नहीं आती, हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर ये शनाख्त आती है वापस, अगर स्टेट वापस आती है, अगर 370 के जरिए आती है या 370 के बगैर भी आती है, तो कम से कम एक बेंचमार्क पाकिस्तान ने जो दिया है वो पूरा होगा। वैसे तो आपको पता है ना हम 370 मानते हैं ना उनके इल्हाक मांगते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है और यहाँ पे कोई तब्दीली, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं किए जा सकते जब तक इसका मसला हल नहीं हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसके ऊपर बड़ी वजाहत रखती हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये दुरुस्त है। शायद अभी उसकी बात, अभी मेरा नहीं ख्याल भी उन्होंने सिर्फ इंदिया दिया है कि रियासत की शक्ल वापस आ सकती है। अभी अगर वो हो जाता है तो फिर साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि बड़ा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है और भारतीय वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि उनको ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा जिक्र करेंगे कि जो आज वज़ीर ख़जाना ने जो बजट की तकरीर समेटी है कौमी असम्बली के अंदर, उसमें उन्होंने क्या नए ऐलानात किए हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आज कौमी असम्बली में बजट पर जो बहस थी उसको समेटा और इस बहस को समेटते हुए जाहिर है कि जब बजट पेश किया जाता है तो वो बहुत सी तजावीज़ होती हैं, क्योंकि जब डिबेट होती है तो डिबेट के बाद हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हतमी तौर पर फाइनेंस बिल में आएगी। तो इसके अंदर
बहुत से ऐसे इकदामात जिसका खदशा था कि मुल्क में महंगाई होगी। शौकत तरीन साहब ने एटलीस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली बहुत से ऐसे इकदामात जो हैं वो वापस लेने का फैसला किया है। तो शहबाज, कुछ जो स्टोरीज तो आपने भी की थी, खास करके चलें शुरू कर लेते हैं जो तनख्वाहदार तबका है कि एक तरफ तो उनको शायद 10% जो एडहॉक अलाउंस दिया गया, दूसरा इनकम टैक्स की स्लैब्स जो है वो चेंज नहीं की गई, वो रिलीफ तो दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ 10 अरब का टीका लगाने की तजवीज़ थी जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस या अलाउंस के ऊपर। तो वो जो तजवीज़ थी वो वापस ली है और उसके साथ साथ और भी बहुत सी तजावीज़ हैं। तो एटलीस्ट लगता है कि या तो आपकी स्टोरीज ने या फिर जो बजट कौमी असेंबली के अंदर जिस तरह की भी डिबेट हो रही थी, थोड़ा सा दबाव फील किया हुकूमत ने। कामरान, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो चीज़ें हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमने बताई थी। एक तो ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस बजट के अप्रूव होने के बाद, तो उसका मेरा ख्याल लगता है कि अब उसको फाइनेंस मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म ने उसका करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और कुछ आज चीज़ें उन्होंने विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट की है। दूसरा एक चीज़ हमने पहले पिछले प्रोग्राम में ये भी डिस्कस की थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बजट के अंदर थी जिसका वज़ीर ख़जाना साहब को भी नहीं पता था। तो चले देर आयद दुरुस्त आयद, मतलब इसका मतलब है वो असर्टिव तो है कि जब उनको पता चला कि उनकी मर्जी के बगैर ये चीज़ें शामिल की गई तो उन्होंने फिर उसको वापस ले लिया। लेकिन एक तरफ वो अगले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे IMF का भी, जहाँ पे IMF का दबाव है कि आप मजीद नए टैक्सेस लगाओ। और शौकत तरीन ने आज ये बात कही, फिर उन्होंने सेनेट में भी कही कि 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का दबाव था और 150 अरब का सैलरीड क्लास का तो मैंने नहीं किया खामोशी से, लेकिन फिर भी 10 अरब के टैक्सेस लगा दिए गए थे। तो आज तो एक तो शौकत तरीन साहब ने वो जो दो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, जो मेडिकल उसकी रीइंबर्समेंट के ऊपर टैक्स लग गया था वो उन्होंने कहा वापस हो रहा है, और दूसरा जो प्रोविडेंट फंड है जो आपकी सेविंग्स होती है उस सेविंग को भी टैक्स हुकूमत ने कर दिया था कामरान, वो भी उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। फिर इसी तरह आटे के जो फ्लोर मिल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने जो टर्नओवर टैक्स था उसकी रेशो बढ़ा दी थी, वो वापस होगा। जो ब्रान एक प्रोडक्ट होती है, ब्रान के ऊपर भी जो टैक्स था वो मेरे ख्याल 17% लग गया था, वो भी उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा जी कि जो आपकी इंटरनेट की सर्विसेज थी उसके ऊपर टैक्स हुकूमत ने लगा दिया था, वो आज उन्होंने फॉर्मली फिर अनाउंस कर दिया कि वो टैक्स हम वापस ले रहे हैं। लेकिन कामरान, इसके साथ एक छोटी सी बुरी खबर भी है, वो ये है, पहले तो शौकत तरीन साहब ने ये अनाउंस किया था कि जो एक हुकूमत का बजट प्रपोजल था फाइनेंस बिल का, अभी भी हिस्सा है, वो अब निकलेगा बाद में, कि हर वो टेलीफोन कॉल जिसका दुरानिया 3 मिनट से ज्यादा उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स लगेगा। तो उन्होंने कहा जी अब ये दुरानिया 3 से बढ़ा के उन्होंने 5 मिनट का कर दिया, जो टैक्स 1 रुपया था उसको कम करके 75 पैसे। तो ये पहले लगाया फिर वापस लिए, अब फिर उन्होंने एक लगा दिया, उसकी सिर्फ रेशो कम की है। तो इसका मतलब है जो कहीं से उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है उसको यहां से बैलेंस आउट ये हुकूमत तो जो आवाम है उनको चाहिए कि फिर फोन के ऊपर बातें कम करें, मतलब यही है, वरना तो देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप और मैं तो शायद हम व्हाट्सएप कॉल और बाकी जो आपकी एप्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हमें उस तरह शायद इतना डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े। वो जो गरीब बंदा है जिसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो तो लंबी लंबी कॉलें जब करते थे नाइट पैकेजेस में या वैसे भी पैकेज लोगों ने करवाया होता है तो वो हिट होंगे। जब ये 3 मिनट और 1 रुपया था तो इसका जो इससे जो तखमीना था रेवेन्यू का वो 70 अरब रुपया था कामरान। तो अब 3 मिनट 5 मिनट हो गए हैं और 1 रुपया 75 पैसे हो गए, तो मेरा ख्याल भी कोई 50 अरब रुपए के आसपास हुकूमत यहाँ से टैक्स। लेकिन इसके अंदर एक और जो पॉजिटिव मेरे ख्याल में जो स्टेप लिया है कि पहले भी था कि गाड़ियां आपको पता है कि आम लोगों की दस्तरस से बाहर हैं, तो 850 सीसी के ऊपर जो एक टैक्स रिलीफ दिया था, सेल्स टैक्स 17% से कम करके 10% किया था, तो वो 850 सीसी गाड़ियों या उससे कम पे था, तो अब उन्होंने 1000 सीसी पे कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक वेलकम स्टेप है, प्रोवाइडेड कि अब जो उसका इम्पैक्ट है वो जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स हैं पास ऑन करें, ये ना किसी और मद में वो प्राइस जो है वो इंक्रीज करें। अच्छा, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव और सिलेक्टिव लग रहा है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स था वो 25% था, उसको 15% कर दिया गया। ये बहुत अरसा से ये वाली जो टैक्स फैसिलिटी है, इंसेंटिव है, ये बजट के अंदर है और 1-2 लोग ही हैं जो इसमें कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल यहाँ पे उनको जो है बेनिफिट थोड़ी सी देने की कोशिश की गई है। इसी तरह एक और जो इम्पोर्टेंट था, जो इन्फ्लेशनरी मेजर था, कि जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री फीड के ऊपर GST का रेट बढ़ा दिया गया था, उसको भी हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया। तो इससे जो पोल्ट्री की कीमतें बढ़नी थी अब उम्मीद है कि वो नहीं बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे कामरान थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब। जो प्रॉपर्टी बेचने से आपको उसके ऊपर जो आमदन होती है उसके ऊपर एक इन्होंने कहा था कि अगर 50 लाख से ज्यादा आमदन है तो उसको आप नॉर्मल इनकम टैक्स में जिस तरह आपका मेरा रेट है वो पे ले गया था, तो उसको उन्होंने वो 35% रेट था उसको कम करके 20% कर दिया। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अगली है,
जो फूड आइटम्स के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हुकूमत ने टैक्सेशन कर दी थी। ऐलान तो ये किया था बड़े उन्होंने जोर शोर से कि जी कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर हमने इसी प्लेटफॉर्म से बताया था कि जनाब आपने डेयरी सेक्टर पे भी लगा दिया और फूड आइटम्स पे भी लगा दिया है। बल्कि ये खबर तो आपने शेयर भी की थी कि खुद जो चेयरमैन थे इसके एसोसिएशन के, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ये वापस ले रहे हैं, तो ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, एक और जो चीज इंपॉर्टेंट थी जिसके ऊपर काफी शोर पड़ा हुआ था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी 17% GST लग गया था। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके ऊपर तो 17 ही रहेगा, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो कि अच्छे खासे जो लोग घरों में बैठ कर छोटी मोटी चीज बना रहे होते हैं, फिर दराज और दूसरे प्लेटफॉर्म से वो बेच रहे होते हैं, उनके ऊपर अब 17 तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी भी 2% उन्होंने टैक्स लगा दिया। चले, बुरा नहीं है, एक अच्छा स्टार्ट है हुकूमत के लिए। लेकिन कोई है हाँ, इसमें एक दो और चीजें हैं, उसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे इस पार्ट के। एक और, अगर आप जो ये रिटेल स्टोर्स के ऊपर आप जाते हो, बड़े बड़े जो चेन्स हैं, वहां से अगर आप खरीदारी करते हो तो पहले 12% GST था, उसको मजीद कम करके 10% कर दिया गया है। ये एक इंसेंटिव दिया गया है ताकि लोग पॉइंट ऑफ सेल, एक जो हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसको वो इनकरेज कर रहे हैं। और एक चीज कामरान, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। कि नाज़रीन, कल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने ये कहा है कि जो बैंक्स हैं वो हुकूमत के जो डेट सिक्योरिटीज हैं, हुकूमत को जो वो कर्जा देती हैं, उसके ऊपर जो मुनाफा कमा रही हैं, उसको हमने पीनलाइज करने के लिए कुछ हम नए टैक्स इकदाम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में ये बात कही थी कि अगर उनकी लोन टू एडवांस रेशो, जितना वो आपसे डिपॉजिट लेते हैं उसके बदले में जो कर्जा देते हैं, अगर वो रेशो 50% से नीचे गिरेगी तो 2.5% टैक्स लगेगा, और 40% से नीचे गिरेगी तो वो 5% लगेगा। तो उन्होंने ये बात वहां पे कही थी। इसका मकसद यह है कि बैंक्स जो है आवाम को कर्जा दें, इंडस्ट्री को कर्जा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा मसला है। मसला यह है कि अभी इस वक्त जो टैक्स है उसके ऊपर एडिशनल जितना भी वो हुकूमत के कर्जों में बैंक पैसा लगा के मुनाफा कमाती है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो इजाफी 2.5% है। तो पूल बड़ा है तो उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा बनता है। तो अगर यहाँ पे वजीर खजाना साहब ये वाला मॉडल करते हैं कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो बैंकों को रिलीफ मिलेगा। यहाँ से हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के साथ मुज़ाकरात की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने जो बजट डिबेट कंक्लूड किया कौमी असम्बली के अंदर, बहुत से ऐसे इकदामात जो बजट तकरीर में शहबाज उन्होंने किए थे उनको वापस करने का ऐलान किया है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक तरफ हमने बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है टैक्स कलेक्शन का अगले माली साल के लिए, और फिर ये कुछ इकदामात हमने वापस ले लिए हैं, यकीनन उससे भी फर्क पड़ेगा। और इसका डायरेक्ट लिंक है आपका IMF के प्रोग्राम के साथ। IMF आपसे कहता है कि जी आपने मजीद टैक्स लगाने हैं, हम मजीद टैक्स लगाने के बजाय जो टैक्स लगाने की तजावीज़ थी उनको भी अब वापस ले रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त कहना ये सेफ होगा कि तातुल का शिकार हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही? कामरान, ये आप तो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरा जो है इस वक्त वो तातुल का शिकार है, लेकिन जो मेरी कल टेरिसा दाबान जो इनकी IMF की रेजिडेंट रेप हैं पाकिस्तान की, उनसे बात हुई तो उन्होंने जो मुझे स्टोरी के लिए कोट दिया जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा हुआ भी है, वो तो कह चुके कि जो ये राउंड है 6th रिव्यू की टॉक्स का वो खत्म हो चुका है। तो उन्होंने बड़ा प्लेन अल्फाज में कह दिया है कि जो मुज़ाकरात हमारे मुकम्मल होने थे वो नहीं हुए, तो ये तातुल का शिकार, ये तो एक स्टेलमेट की पोजीशन आ गई। अब मसला क्या हुआ कल, बल्कि आज भी और कल भी शौकत तरीन साहब ने जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कहा, उन्होंने कहा जी 2 मुतालबे थे कि एक तो टैक्स आप मजीद लगाएं 150 अरब के सैलरीड क्लास के ऊपर, और दूसरा बिजली की कीमतों में फी यूनिट आप 4 रुपये 95 पैसे इजाफा करें। हम इसी ट्रिब्यून इसके रिव्यू के प्लेटफॉर्म से बता चुके हैं कि हुकूमत ने जो इनको सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान दिया था IMF को, उसमें हुकूमत ये मार्च में खुद मान चुकी थी कि ये बिजली की कीमतें हमने इतनी बढ़ानी है। तो उस वक्त बड़ी हुकूमत की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है वैसा है। एग्जैक्टली यही बात अब IMF ने की कि ये चीज आप हमें लिख के दे चुके हैं, अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? कि आपको उस वक्त नहीं पता था कि मुल्क के अंदर कोरोना के क्या हालात है, और क्या आपको उस वक्त नहीं पता था कि गरीब के ऊपर बोझ पड़ रहा है? उस वक्त तो आपने कर्जा लेने के लिए $50 करोड़ का मैं लिख के दे दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ये एक सख्त शर्त थी जिसके ऊपर जाकर मुज़ाकरात इनके अब टूट चुके हैं। मैं उसका जो एग्जैक्ट कोड है उसमें जो ऑपरेटिव पैरा एक लाइन है वो पढ़ देता हूं। अगरचे मिशन मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं कर सकता, इतराफ हो गया जी मुज़ाकरात आपके खत्म हो गए, मगर हम हुकाम के साथ बातचीत में मसरूफ हैं जिसका मकसद अगले दौर में बातचीत को दोबारा शुरू करना है। तो जो टॉक्स थी वो दोनों ममालिक के दरमियान अब खत्म हो चुकी हैं। ऑल्दो जिहाद अजहर जो डायरेक्टर हैं IMF के फॉर मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, उनके साथ वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की परसों भी बात हुई है और इनका कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। अब कामरान इसके मसाइल आपको क्या आएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, मसाइल से पहले अगर आप ये बताएं कि अगर हम
IMF अपने उस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बरकरार रहता है और हुकूमत पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो क्या फिर ये IMF का प्रोग्राम इन द मिडल ऑफ इसमें वाइंड अप भी हो सकता है? कामरान, ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि चीजें प्योर इकोनॉमिक्स में वो डील नहीं हो रही। जिस तरह पहले वो बात कर रहे थे FATF की, यहाँ पे भी आपको याद है शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की वजह से हमें कुछ जो है IMF रिलैक्सेशन देने पे तैयार हो गया। तो मैंने टेरेसा को एक सवाल भेजा, वैसे उसका रिजॉइंडर आया? तो आज तक नहीं आया, ना आएगा। कहा था कि मैं रिजॉइंडर दूंगा, उसका रिजॉइंडर ना आया है ना आएगा। मेरी FT के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, जो शौकत तरीन साहब डिनाई करें, हम लिख के भेजेंगे तो हम जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा था हम रिबटल नहीं लेंगे, जो मेरी उनसे बात हुई। बाकी वो तो एडिटोरियल उनके मामले तो मुझे नहीं पता। तो एक तो ये चीज, तो वो चीज एक एक्सपोज होगी। और उसके बाद फिर मैंने टेरेसा को ये सवाल भेजा कि क्या जो IMF है वो US का फॉरेन पॉलिसी टूल है या एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन और उसकी स्टेटस को जारी रखने की। तो उसका जवाब मुझे आज तक IMF से भी नहीं मिला। नुकसान आप ये बात करें, इट इज इजी सेड देन डन। पाकिस्तान का अभी भी जो उसकी बरामदात हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। एक ही अभी तक हमें चीज़ें बचाई जा रही है, वो तरसीलात ज़र है, उसमें तकरीबन 25 से 30% इस साल इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अब हमें अगले साल हमारी जो ज़रूरियात हैं वो $25 अरब से ज़्यादा की हैं। और जो हुकूमत ने खुद एक प्लान दिया है वो ये है कि अगले साल हुकूमत $17 अरब के नए कर्जे लेना चाह रही है, जिसमें $3 अरब IMF से है, कुछ $1.5 अरब से ज्यादा एशियन तरक्याती बैंक है, $2 अरब से ज्यादा वर्ल्ड बैंक है, $3.5 अरब के आपने यूरो बॉन्ड्स फ्लोट करने हैं। तो ये वो सारा सिनारियो है जिसके लिए आपको अगर IMF का प्रोग्राम नहीं तो IMF के आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप ये इकोनॉमी जो है स्टेबल है या इसका डेट सस्टेनेबल है, तो आप जाके वो कर्जे ले सकते हैं। हुकूमत के लिए अब इन्होंने, हुकूमत ने भी और IMF ने एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। और ये पिछले 1.5 साल भी जब हम अपने प्रोग्राम्स में कह रहे थे प्रोग्राम सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड कहते नहीं चल रहा है, तो वो स्ट्रेटजी चल रही है कि ना इधर के है ना उधर के। इन्होंने बात दरमियान में, लेकिन जो इकोनॉमिक रियलिटीज जिसका आपने जिक्र किया कि IMF की छतरी हमें चाहिए, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि IMF से $3 बिलियन, और फिर IMF के प्रोग्राम में जब आप रहते हैं तब आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक कर्जे देता है। IMF के प्रोग्राम में नहीं रहेंगे तो इन जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कर्जे लेना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।